गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरू में रहेंगे अगले आधे घंटे और हमारे साथ राजेश सतपुते और राजेश पालवे पिछले शो से बने हुए हैं। निर्मल बैंक से विकास सालुंके और पाईपैसा.com के रुचित जैन भी अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ शामिल होंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। मार्केट फंडामेंटल्स पर पाइपर सेरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल से होगी खास चर्चा, और इसके अलावा अपने बिग एंड बोल्ड कॉल्स के साथ एज यूजुअल ट्यूसडे को जुड़ेंगे केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। ये सब थोड़ी देर में शो में, लेकिन इस समय आप एक बार मार्केट का स्टेटस चेक करते हैं और निफ्टी अभी भी डे हाई के करीब। हालांकि बैंक निफ्टी में वो HDFC बैंक का हल्का सा इम्पैक्ट, इसके लिए बैंक निफ्टी डे हाई से थोड़ा सा नीचे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे। मिड कैप इंडेक्स लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर, करीब करीब 3/4% ऊपर मिड कैप इंडेक्स। एडवांस डिक्लाइन बहुत स्ट्रांग अभी के लिए, 5:1 का एडवांस डिक्लाइन यहाँ पर। और उसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो आज डिफेंस स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम है जिसको लीड किया है BEL ने। BEL आज का टॉप गेनर F&O में करीब करीब 3.5% के गेंस के साथ। उसके अलावा अदानी पोर्ट्स में अच्छी रिकवरी, एस्कॉर्ट्स कुबोटा में करीब 3-3.5% का मूव, सिटी यूनियन बैंक, DLF, मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स और DLF, इन सब में अच्छी रैली आज। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी बैन में जाने के बावजूद MCX फिर चल रहा है। MCX में भी हल्की सी रैली इस समय, लेकिन मार्केट को अगर थोड़ा सा लोअर लेवल्स मतलब हायर लेवल्स पे परेशान कर रहा है स्टॉक, तो एक HDFC बैंक और दूसरा TCS। वीरू जी हाँ, दुविधा वही पुरानी HDFC बैंक। और डॉक्टर साहब, हमारे दुविधा बढ़ाने के लिए अगर आपसे हो सके तो एक और काम कर दीजिएगा, राजेश अग्रवाल कलकत्ता में, उनको भी फ़ोन कर लीजिएगा। 3 राजेश हो जाएंगे तो और मज़ा आएगा। खैर, मजाक में ये बात कर रहा था। आइए कॉल्स लेना शुरू करते हैं। विकास, गुड मॉर्निंग। आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। ओवरऑल देखो, मार्केट में हमने देखा है कि ऊपर में 19,640 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इंट्राडे में देखने मिलेगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। हालांकि मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी इसके पहले भी रिकमेंड किया हुआ है और हमें लगता है कि अभी भी इसमें एक अच्छा पोटेंशियल है, एक अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट रखा है। यहाँ पे ऊपर में जो टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं 1740 का एक पहला टारगेट यहाँ पे अभी भी इंटैक्ट रखा हुआ है, और मुझे लगता है उस रेंज तक ये वापस ऊपर में अच्छा मूव करेगा। नीचे में 1630 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। और गोदरेज प्रॉपर्टी में आप अगर देखोगे वीकली चार्ट पे भी एक ब्रेकआउट है, वो अभी भी कंसीडर कर सकते हैं, और उसको उस ब्रेकआउट के साथ वो लास्ट 2-3 वीक से एक अच्छा मूव कंसीडर करते हुए देखने मिल रहा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी मेरा बाय कॉल रहेगा। दूसरा मेरा रहेगा बाय कोटक बैंक। कोटक बैंक हालांकि अभी भी एक टेक्निकली इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक कर सकता है। लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा है 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में जो डाउनवर्ड ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड लाइन जो है उसका एक सपोर्ट यहाँ पे लेते हुए देखने मिल रहा है। तो 1700 के स्टॉप लॉस से कोटक बैंक को यहाँ पे बाय करने की राय रहेगी। ऊपर में मुझे लगता है वापस 1800 की जो रेंज है वहां तक ये काउंटर मूव कर सकता है। तो दोनों भी मुझे लगता है एक अच्छा मूव देखने मिलेगा। कोटक बैंक में हमने देखा है कि एक नीचे की तरफ ही हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम देखने मिल रहा है। ADX भी यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाने का ट्राई कर रहा है, तो मुझे लगता है एक अच्छा पुल बैक रैली यहाँ पे कोटक बैंक में देखने मिल सकते हैं, जो 1800-1810 के आसपास के टारगेट यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, चलिए कोटक बैंक यहाँ पर एक इस समय बाय। रुचित, गुड मॉर्निंग। रुचित, आपके पिक्स? जी वेरी गुड मॉर्निंग। कल पोलपाल पे पहले खरीदारी की सलाह रहेगी। सो आइडियली लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा है कि जो छोटे मोटे करेक्शन थे वो काफी कम वॉल्यूम से थे, और 40 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्टॉक में अच्छा सपोर्ट बेस बना है। आज फिर से एक अपमूव अच्छे वॉल्यूम्स हुए पहले आधे पौने घंटे में स्टॉक में। तो करंट लेवल्स पे पोलपाल खरीदारी करें, 2000 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे, 2100 तक के टारगेट्स ये स्टॉक में 1 से 2 दिन में ही आ सकते हैं। ओके, राजेश पालवे जी, आपके ट्रेड्स क्या रहेंगे? 2। वीरेंद्र जी, पहला स्टॉक ऑटोमोबाइल स्पेस से रहेगा और उसमें लगता है हमें कि यहाँ पे मारुति के साथ जाना चाहिए। मारुति में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे पिछले 5 दिन का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से ऑटोमोबाइल स्पेस में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, मारुति में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहते हुए दिख सकता है। और हमें लग रहा है मारुति फ्यूचर के अपसाइड के टारगेट 10,500 10,550 की तरफ आते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 10,320 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करने की सलाह है वो कैश सेगमेंट से, और उसमें हमें लगता है सेंचुरी टेक्सटाइल को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिले, और स्टॉक में एक अच्छी नैरो कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आज होते हुए दिख रहा है विद वॉल्यूम एक्शन। सेंचुरी टेक्सटाइल हालांकि पहले F&O का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अभी जिस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम है, हमें लगता है
ये स्टॉक में आज के सेशन में 1175 1180 की तरफ अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1120 के आसपास। सेंचुरी टेक्सटाइल्स ये इस समय की बाय कॉल। राजेश सतपुते जी, आपकी 2 ट्रेड्स। अनुज जी देखिए, 2 ट्रेड में से पहला रहेगा एस्ट्रल। मेरे हिसाब से एस्ट्रल में जो रनिंग करेक्शन है वो ओवर हो चुका है और यहाँ से एक अच्छी रैली मिलनी चाहिए। तो 1870 के 1870 के स्टॉप लॉस के साथ एस्ट्रल को बाय करें। एज पर एज द चार्ट्स आर कंसर्न, इसका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 1935 टू 1940। आई थिंक ये स्विंग का पहला रेजिस्टेंस होगा, सो एस्ट्रल ये बाय करेंगे। और सेकंड बाय कॉल रहेगा वो रहेगा यूपीएल। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये क्लियर कट ब्रेकआउट दिया है और एज फार एज द लेवल्स आर कंसर्न, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल था 615 का, जो इसका 50 डीएमए था। तो यूपीएल में देखिए 50 डीएमए का ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 612 का, और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 634। ओके, चलिए ठीक है। तो ये इस समय एक यूपीएल पर कॉल। अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अभय के पास इन्वेस्टिंग में 20 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है। 2004 में पाइपर सरिका की स्थापना से पहले अभय अग्रवाल जेपी मॉर्गन और सिटी बैंक के साथ भी काम कर चुके हैं। अभय मल्टी बैगर शेयर तलाशने के लिए भी जाने जाते हैं। अभय जी, गुड मॉर्निंग। पहला सवाल, ये जो इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या अभी थोड़ा सा कॉशियस हो जाएं, थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं? इस पर एक व्यू। ये मेरा व्यू और हमारे फंड का व्यू भी अनुज पिछले 1-1.5 महीने से डिफेंसिव हो गया है। ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का, पर जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो दिख रहे थे तो उनको देख के एक डिफेंसिव ओरिएंटेशन दिया है हमने पोर्टफोलियो को। और ये जो इजराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट है, कहना बड़ा मुश्किल है कि कितनी जल्दी रिजॉल्व होगा। एज ए ह्यूमन बीइंग तो कहेंगे जल्दी हो जाए, पर फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव इसमें मार्केट भी 2 व्यूज ले रहा है इस समय, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। एक कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे और फेड को रेट कट करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म में, तो मार्केट्स में वापस एक स्पाइक आ सकता है। पर जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है अनुज, मुझे लगता है कि ये एक रिमाइंडर है मार्केट्स के लिए कि नोन और अननोन इवेंट रिस्क्स हैं अगले 6 महीने में, और जो मार्केट्स ने अच्छी रिटर्न दी है उसको आप लॉक करके और थोड़ा डिफेंसिव बना लें पोर्टफोलियो, तो वो बेहतर रहेगा। ये एज अ फंड हमारा व्यू है। तो डिफेंसिव्स में इस समय आपका फिर पोर्टफोलियो का जो फ्लेवर है वो किस तरफ है डिफेंसिव? क्योंकि एक बहुत बड़ी वाइड बास्केट है और किसी के लिए कुछ डिफेंसिव, किसी के लिए शायद अग्रेसिव हो सकता है। तो डिफेंसिव्स में आप क्या क्या पिक कर रहे हैं? अनुज, अगर अप्रैल में मैं देखूं तो अप्रैल में हमने अपना मिड कैप स्मॉल कैप जो है एलोकेशन पोर्टफोलियो में 75% किया था और 25% लार्ज कैप्स था। और इस समय हमने जो कैश है पोर्टफोलियो में उसको बढ़ा के 15% कर दिया है अपॉर्चुनिस्टिकली डिप्लॉय करने के लिए। लार्ज कैप्स को हमने बढ़ा के 35% किया है और मिड और स्मॉल कैप्स को हमने 50% कर दिया है। और उसमें भी उन मिड एंड स्मॉल कैप्स को जिसमें लिक्विडिटी है, क्योंकि अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्राउडेड एग्जिट्स की। मिड और स्मॉल कैप्स में एग्जिट सब करने आते हैं एक साथ और लिक्विडिटी इतनी होती नहीं है कि एग्जिट मिले, तो उस रिस्क को देखते हुए हमने उसमें एलोकेशन कम किया है। सेक्टर वाइज जो लार्ज कैप्स हैं जहां पे पार्टिसिपेशन कम था इन्वेस्टर्स का, बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, फार्मा कंपनीज हैं, जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट्स सरप्राइज करेंगे थोड़ा अपसाइड पे, और ऑटो कंपनीज हैं, इनको हमने पोर्टफोलियो में एलोकेशन बढ़ाया है। और कंग्लोमरेट्स को भी रिकमेंडेशन नहीं है, पर जैसे रिलायंस एक स्टॉक है जो कुछ हमें लगता है कि एक लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा ओवर द इयर्स, तो उसको हमने थोड़ा ऐड किया है। तो इस तरह से हमने पोर्टफोलियो ओरिएंटेशन अपना चेंज किया है। अच्छा अभय जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ सर। अभी आपने डिफेंसिव पे बात तो कर ली, लेकिन थोड़ा डिफेंस को देखते हैं। डिफेंस स्टॉक्स, आप HCL को देखिए, आज एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग। आप BL को देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग। लोकल एक्विजिशन प्लस इन कंपनियों के पास बाहर के देशों से थोड़ा मेंटेनेंस वर्क भी काफ़ी है। आपका सर मतलब मजगांव डॉक को देख लीजिए,
बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएटर रहा है PSU स्पेस में। इन स्टॉक्स पे व्यू क्या है इस वक्त? थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं क्या आप इस वक्त? वीरेंद्र जी नमस्ते। देखिए बहुत अच्छी स्टोरी है। मैं फंडामेंटली कहूंगा जो डिफेंसिव स्टॉक्स है इंडियन PSU हो या प्राइवेट कंपनीज हो, एक लॉन्ग टर्म की ग्रोथ स्टोरी है। बिकॉज देश में टैलेंट की कभी कमी नहीं थी, अपॉर्चुनिटीज की कमी थी, पर वो अपॉर्चुनिटीज अब प्रेजेंट कर रही है, क्योंकि जो अभी सरकार है उसका भी ये सोचना है कि डिफेंस पे हम जितना ज्यादा स्पेंड लोकली करें, अपनी अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाएं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म की मूव है ये। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जो रिसेंट रैली हुई है इन स्टॉक्स में, उसमें काफी अच्छी रिटर्न्स बन गई है बहुत शॉर्ट टर्म में। तो एलोकेशन बढ़ाने की बजाय मैं कहूंगा कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा प्रॉफिट बुक करके और रीडिप्लॉय करना चाहिए ऐसे सेक्टर्स में जहां पे अभी इन्वेस्टर्स का ध्यान नहीं है, और इन स्टॉक्स को रखे पोर्टफोलियो में, पर एलोकेशन बढ़ाए ना, बल्कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करें। ये मेरा कहना है। लॉन्ग टर्म में मिलेगा, अच्छी रिटर्न मिलेगी, पर अभी मुझे लगता है कि इनके बनिस्बत दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में। जैसे आप एग्रोकेम सेक्टर को देख लें, कुछ नहीं हुआ है वहां पे, लो पी मल्टीपल पे चल रहे हैं, तो वहां पे स्टॉक रीरेट हो सकते हैं। तो ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जहां पे इन्वेस्टर्स कंसिडर कर सकते हैं। जी, मीनवाइल निफ्टी डे हाई पर है, याद रखिएगा। निफ्टी 19,610 की ट्रैजेक्टरी को पार करता हुआ, और ओपनिंग के वक्त 9:15 से लेकर 10:10 के बीच में ये बड़ा परिवर्तन जो है वो है निफ्टी IT, जो इंडेक्स करीब 80 अंक नीचे था, अब 105 अंकों पर। तो निफ्टी IT का एडवांटेज मिलता हुआ। बैंक निफ्टी वहीं का वहीं है 0.45%, लेकिन निफ्टी बैंक का जो स्विंग, मतलब निफ्टी IT के मद्देनजर अब 0.51% का स्विंग हो गया है निफ्टी में। अच्छा अभय जी, आप जब इस कार्यक्रम में आज प्रस्तुत हैं, बातचीत कर रहे हैं, आज ऑटो में बड़ा अच्छा मूव है। हाउस व्यूज आपने कुछ रिसेंटली देखे ही होंगे, टाटा मोटर्स को लेकर आज काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हाउस व्यू आया है। सर आपका व्यू इस वक्त ऑटो में, और अगर कंफर्टेबल हो किसी स्पेस से बात करने में, हमें चाहे वो बैटरी स्टॉक्स हो, चाहे वो टायर स्टॉक्स हों, या फिर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, खास किसी स्पेस पे जो आपका जोर हो तो वो बताइएगा प्लीज़। जी वीरेंद्र जी, दो स्पेसेस हैं इसमें जहां पे फोकस है। एक तो पैसेंजर व्हीकल्स में काफी समय से हम देख रहे हैं अच्छी डिमांड है। जो नई लॉन्चेस हो रही हैं, एब्जॉर्ब हो रही हैं मार्केट में, कस्टमर्स पे EMIs का इतना प्रेशर नहीं, क्योंकि EMIs बढ़ी नहीं है। तो और चैनल चेक जितने हमने किए उसमें पता चल रहा है कि फेस्टिव सीजन के लिए स्टॉकिंग अच्छी है। इस दिवाली के लिए डीलर्स कंपनी से मांग रहे हैं व्हीकल्स, और जो इन्वेंट्री लेवल है वो वापस 45 दिन के आसपास पहुंच गया है, जो पिछले 2-3 साल में हमने 27 से 30 दिन का देखा था। तो पैसेंजर व्हीकल में डिमांड अच्छी लग रही है। और इसमें एक चीज और भी हो रही है वीरेंद्र जी की, जो स्लाइटली एक्सपेंसिव है, मैं प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो एक मार्केट में पहले वॉल्यूम्स आते थे एकदम एंट्री लेवल कार्स के, अब वहां से कस्टमर प्रेफरेंस शिफ्ट होकर थोड़ी एक्सपेंसिव कार्स पे जा रहा है, छोटी SUVs, एंट्री लेवल SUVs। तो वो एक सेगमेंट मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगा और कंपनीज के रिजल्ट्स में अच्छे रहेंगे, जो पैसेंजर व्हीकल स्पेस में है। दूसरा हम देख रहे हैं 2 व्हीलर स्पेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्राइसेस काफी अंडर कंट्रोल है, क्योंकि बैटरी प्राइसेस गिरे हैं एक्चुअली। तो 67% ड्रॉप है लिथियम आयरन कमोडिटी में चाइना में, तो उसकी वजह से बैटरी अफोर्डेबल हो रही है और EV के प्राइसेस काफी स्टेबलाइज हैं इस समय। तो जो कंपनीज EV पे फोकस कर रही हैं, डेफिनेटली उनको एक वॉल्यूम पिकअप मिल रहा है। और तीसरा स्पेस इसमें है फार्म इक्विपमेंट का वीरेंद्र जी, जो ट्रैक्टर्स हैं, टिलर्स हैं, इसमें भी अच्छी डिमांड है इस समय, क्योंकि रूरल इकोनॉमी पे लेंडर्स का बहुत फोकस है, फार्मर लेंडिंग NBFCs के थ्रू, और गवर्नमेंट का भी, RBI का भी काफी फोकस है टू, जैसे वो कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली कहा था, फ्रिक्शन फ्री लेंडिंग टू फार्मर्स। तो वो एक PSU बैंक के थ्रू, NBFCs के थ्रू फार्मर्स को पैसा मिल रहा है, और वो काफी ट्रैक्टर्स और फार्म इक्विपमेंट में जा रहा है। तो ये जो 3 स्पेस है, इसमें जो भी लीडिंग कंपनीज है वो हमने ऐड करी हैं अपने पोर्टफोलियो में रिसेंटली, और मुझे लगता है ये अच्छा प्ले आउट होगा अगले 1-2 साल में। ओके अच्छा, अब अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा। TCS और इन्फोसिस ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है स्टॉक वाइज, भले ही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा ना रहा हो, खासतौर से इन्फोसिस का। लार्ज कैप IT में अब क्या व्यू बन रहा है आपका? लार्ज कैप IT अनुज काफी टाइम से हमने पोर्टफोलियो में नहीं रखा है, और उसका एक रीजन ये है कि
एट ग्लोबल लेवल हम देखें तो लार्ज डील्स जो हैं वो इतनी रेम्यूनरेटिव नहीं रह गई है। जो प्राइसिंग है अंडर प्रेशर है। जो टिपिकल पुराना ईबिट मार्जिन जिसपे इन्फोसिस टीसीएस तो 24% 25% के ईबिट मार्जिन पे काम करता था, टीसीएस 22% पे, वो मार्जिन अंडर प्रेशर है। और अभी आपने एक्सेंचर की भी रिजल्ट्स देखे, गाइडेंस देखी, तो जो गाइडेंस उन्होंने भी कट की है अपने ग्रोथ की। तो ये जो पूरा सेक्टर है ग्लोबली एक स्लोडाउन से गुजर रहा है। और जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं जैसे $200 मिलियन और उसके बड़े जो हैं वो रेम्यूनरेटिव नहीं रह रही है। एक पर दूसरी समय एक अच्छी बात यह है कि जो एट्रिशन रेट्स है वो कम हो रहे हैं, और इस क्वार्टर में हम देखेंगे एट्रिशन रेट्स डेफिनेटली 16-17% के आसपास आ जाएंगे, जो पीक टाइम पे 35% तक पहुंच गए थे। तो एक कॉस्ट साइड पे बेनिफिट मिलेगा इन कंपनीज को। पर मैं देखना चाहूंगा कि इनकी कमेंट्री क्या है न्यू क्लाइंट एडिशन और बिग डील्स, बिग विंस के बारे में। जब तक एक हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ग्रोथ इज बैक, कम से कम 5-8% का ग्रोथ का आप गाइडेंस दे सके डॉलर टर्म्स में, तब तक मुझे नहीं लगता कि इनके वैल्यूएशंस अभी भी जस्टिफाई करते हैं लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए। ओके, चलिए फिर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए अभय, और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इस नोट पर, और जब वापस लौटेंगे तो केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया, उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक। अब हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं उनसे कि कहां पर तगड़ा एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सुशील, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जो हमारा रेगुलर सवाल होता है, आज कोई रॉकेट कॉल्स हैं क्या, रॉकेट स्टॉक्स हैं क्या आपके पास? देखिए, रॉकेट्स तो सारे अभी चल रहे हैं गाजा में, और आपका एक वीडियो था परसों जो हमारी 25 साल की थिंकिंग से बिल्कुल मैच होता है कि जब जब कोई बड़ा संकट आता है सेंटीमेंट अंडरबॉट हो जाता है, और चार्ट्स निफ्टी के पहले से ओवरसोल्ड थे। तो अगर मैं ये गिफ्ट निफ्टी की चार्ट आज आपको दिखा रहा हूं क्योंकि ये लॉन्गर आवर्स ट्रेड करती है, तो हमें यहां से बिल्कुल स्पष्ट 20,600 तक की चाल नजर आती है। एक टुकड़े में नहीं आएगी। पहले हम 20,200 तक करीब जाएंगे, फिर थोड़ा पुल बैक देंगे, फिर 20,600 तक जाएंगे। और जिन लोगों को क्लासिकल पैटर्न्स पसंद है, ये कभी कभी वैलिड होते हैं। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनना शुरू हुआ है, जो वैलिडेट होगा जब हम ये प्रायर स्विंग हाई के ऊपर निफ्टी बंद हो जाएगी 19,800 के ऊपर। जिस दिन ये गिफ्ट निफ्टी बंद हो जाएगी तो हम 20,200 और उसके बाद 20,600 के कॉल को ट्रिगर कर देंगे, जिसकी पूरी संभावना बन गई। तभी तो पूरी की पूरी निफ्टी जब एक रॉकेट जैसी चाल देने वाली है, तो अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में बहुत से स्टॉक्स में अभी भी अनबिलीवेबल पैसा बनेगा। तो फिर अनबिलीवेबल पैसा बनेगा, तो फिर कहां पर लॉन्ग करना है बताइए? 3-4 लॉन्ग आइडिया दीजिए फिर। इतने सारे आइडियाज है कि 3-4 से तो काम नहीं होगा। तो मैं जल्दी जल्दी बताता हूं आपको। एक तो HDFC लाइफ, SBI लाइफ और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में हमें बड़ी चाल नजर आ रही है, जिसको आप 2 से 3 महीने के लिए रख के बैठिए, 30-40-50% ये सारे बढ़ जाएंगे। दूसरा, शॉर्ट टर्म फंड के लिए मेटल इंडेक्स भी एक बार 10-12% उछलता दिख रहा है इमीडिएट लाभ के लिए, तो जिसमें हम टाटा स्टील में करीब 20%, करीब 20 रुपया बढ़ जाए, और JSW स्टील और जिंदल स्टील एंड पावर, JSW स्टील में 20% बढ़ जाएगा, जिंदल स्टील एंड पावर में 10%। और हमारे मीडियम टर्म कॉल्स में IOC, HPCL, BPCL पर अब हमको और ज्यादा तेजी लगती है। देखिए, लोग बोलेंगे ये अगर ईरान पे एम्बार्गो आ गया, क्रूड का भाव बढ़ जाएगा, संकट आ जाएगा। क्रूड का भाव बढ़ेगा तो डीजल का भी भाव बढ़ेगा, एविएशन फ्यूल का भी बढ़ेगा, रिफाइनिंग मार्जिन्स आसमान के ऊपर चली जाएगी। तो सारे रंधन वैसे बन रहे हैं। 10% आ लिया क्रूड का करेक्शन, चाल शुरू हो चुकी है। क्या पता हम क्रूड में एक नए हाई तक पहुंच जाए। तो BPCL, HPCL, IOC भी हो गए। और एक हटके जो थोड़ा सा सेक्टर से अलग है स्टॉक, UPL की चार्ट अगर आप अभी देख पा रहे हो, इसमें यूनाइटेड फॉस्फोरस में ब्रेकआउट आ गया। हम इसमें फिलहाल एक बार 700 तक की चाल देखते हैं, जिसके बाद करेक्शन के बाद हम वापस दोबारा आपसे 1,000 रुपए की बात करेंगे। तो निवेशक भी और सटोरिये भी दोनों UPL अब ले सकते हैं। ये क्लियर कट ब्रेकआउट आ गया। ये तो हो गया लार्ज कैप्स। और जो पुराने हमारे स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स हैं, उनमें बिल्कुल हम बरकरार हैं। वैसे के वैसे हम सबका अच्छा खासा एक्सपोजर है, डिस्क्लोजर देना जरूरी है। हमने 100 शेयर सारेगामा के बेचे नहीं, NDTV के बेचे नहीं, कोपरान नहीं बेचा, बॉम्बे डाइंग, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, धानी सर्विसेज, हम इन सबको लेके दबा के बैठे हुए हैं और लेते जाएंगे जैसे जैसे इनका रिवर्सल कंफर्म होंगे।
सुशील जी, ये रियल स्टेट में डीएलएफ इस बार अच्छा मूव दे रहा है, हालांकि गुजर प्रॉपर्टीज भी चल रहा है। अगर आपको कोई व्यू हो रियल स्टेट पर, वो क्या है, या फिर इनमें से कोई खास स्टॉक जिसको आप प्रेफर कर रहे हैं उस वक्त? देखिए, रियल एस्टेट में अक्रॉस द बोर्ड तेजी तो बनी हुई है। हमने डीएलएफ में गलती करी है। हम इस लेवल के बाद से डीएलएफ से बाहर हैं, इस येलो लाइन के बाद। तो डीएलएफ की जगह हम इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में घुसे हुए हैं, गॉडरेज प्रॉपर्टीज में घुसे हुए हैं, बॉम्बे डाइंग में घुसे हुए हैं। सनटेक रियलिटी भी जो हमने काफी लोएस्ट लेवल पर नीचे पकड़ा था, एक बार वहां से हम टेक प्रॉफिट करके निकल गए। और हम इंतजार करेंगे जब भी हमें दोबारा सिग्नल मिलेगा। डीएलएफ और ओबरॉय रियलिटी को हम शॉर्ट सेल कैंडिडेट्स की लिस्ट में रख के चलते हैं, और जब भी इनमें आएगा शॉर्ट सेल सिग्नल, हम इनको शॉर्ट करेंगे, हम इनको लेंगे नहीं। डीएलएफ और ओबरॉय रियलिटी जरूरत से ज्यादा बढ़े हुए स्टॉक्स हैं। इन दो से हम हेज करेंगे जब भी नीचे की चाल आएगी। और बाकी रियल एस्टेट सेक्टर के आप किसी भी स्टॉक को ले लो, सब में पैसा बनना है। अच्छा, टाटा मोटर्स पे आपका बहुत एक सकारात्मक व्यू था। जब आप बाकी ऑटोज पे नेगेटिव थे, उस वक्त भी आपने तोड़ मोल के यही बोला था कि नहीं, मैं टाटा मोटर्स को बहुत प्रेफर करता हूँ लॉन्ग साइड में। मुझे याद है आज से लगभग 1.5-2 महीना पहले। अभी टाटा मोटर्स की क्या स्थिति है सुशील जी? टाटा मोटर्स जो है, अब अगर एक बड़ी चाल देने के बाद भी इसका करेक्शन जो है, देखिए इसकी चार्ट अगर दिख रही है आपके स्क्रीन पे, तो ये साइडवेज करेक्शन दे रहा है, ये टाइम करेक्शन दे रहा है, घटने को तैयार नहीं है स्टॉक। तो निवेशकों को तो इसमें बने रहना चाहिए। और अगर कल को कोई कारण से 593 का लो अगर टूट जाता है, फ्यूचर्स की चार्ट है, तो आप एक बार अपनी लॉन्ग को छोड़ दीजिए। और हो सकता है कि वो ओवरऑल कोई मार्केट करेक्शन अगर आ गया तो ही उस सूरत में घटेगा, वरना ये टाइम पास करके यहां से जब भी देखिए इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करेगा तो ये फिर और तेजी पकड़ जाएगा। तो टाटा मोटर्स इस वक्त साइडवे से कोई ट्रेंड नहीं है, पर जिस तरह से बिहेव कर रहा है, लगता है इसमें ऊपर का ही ब्रेकआउट आएगा, ये घटने वाला नहीं है। अच्छा सुशील, वो जो 2 ट्रेड्स हैं आपकी, सारेगामा और एनडीटीवी, उसमें कोई स्टॉप लॉस रखा है क्या आपने? क्योंकि वहां पर अभी थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में प्राइसिंग प्रेशर है दोनों स्टॉक्स में। देखिए, इस तरह के स्टॉक्स में स्टॉप लॉस से ज्यादा पोजीशन साइजिंग जरूरी है। आप एब्सोल्यूट रूपी टर्म्स के स्टॉप लॉस को अगर बना के काम करोगे, मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, तो ये स्टॉप लॉसेस इस तरह के स्टॉक्स में तो कभी लग जाएंगे। हालांकि इनके अंदर हम फुल ब्लोन तेजी पे तब आएंगे, जैसे आज आप मान लो कि ये 250 के ऊपर अगर बंद दे देता है सारेगामा, तो हम इसमें फुल ब्लोन तेजी पे आएंगे। आज के स्विंग हाई के ऊपर बंद दे देता है, फ्लैग पैटर्न बन रहा है, यहां से 5 वेव पैटर्न बन चुका। मैं स्टॉक को बेचूंगा नहीं, इस पर अगर स्टॉप लॉस लगा के मैं काम करूंगा तो बार बार मेरा सौदा कटेगा। एनडीटीवी में आप फिर भी एक स्टॉप लॉस की बात कर सकते हो, वाइडर पैटर्न है, ये एबीसीडी ट्रायंगल। अब ये येलो लाइन जो नीचे आप इसको स्टॉप लॉस बनाओ, ये ₹2 नीचे सरक जाती है। तो असली स्टॉप लॉस बेस्ड ट्रेड कब आएगा? जब मोमेंटम आएगा स्टॉक में। इनको रिवर्सल होके, ये एनडीटीवी की चार्ट पे आप देखो, जब ये लाल लाइन के ऊपर चला जाएगा 230 के ऊपर, तो हमारी स्टाइल जो हो जाएगी वो स्टॉप लॉस बेस्ड हो जाएगी, और तब हम फुल ब्लोन फुल पोजीशन के साथ काम करेंगे। अभी अक्यूमुलेट जोन में हम मीठे मीठे इनको निगल रहे हैं थोड़ा थोड़ा। स्टील पर आपने एक व्यू दिया, कोई और स्टील स्टॉक्स या कोई और मेटल स्टॉक्स जहां पर आप बुलिश हो? देखिए, पूरा ही मेटल इंडेक्स जब बढ़ेगा तो फिर बाकी के अंदर में क्या है कि नॉइज ज्यादा है। तो ये साफ सुथरे 3 स्टॉक्स जो मैंने पकड़े कि जिनको आप सीधा ब्रेकआउट आया और 5-7 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप उस ₹2 का स्टॉप लॉस लगा के खेल जाओ, ₹2, ₹5 जैसे जो प्राइस है। तो इन 3 के सिवा मैं और कोई मेटल स्टॉक्स पे ध्यान नहीं देना चाहूंगा। एक अडानी ग्रुप का स्टॉक है, अडानी विल्मार, जिसमें अब करीब करीब ये चाल बनना शुरू हो गई है। आप ये देखो कि जिस दिन भी ये इस आज के हाई के ऊपर जैसे निकल जाता है 342 के ऊपर, तो हम इसमें 360-70 का कॉल ट्रिगर कर देंगे। 360 बोल रहा हूँ, 660-70 का कॉल ट्रिगर कर देंगे, 630 का। 345 के ऊपर आज इसे बंद देने दीजिए, 635 तक की यात्रा इसमें शुरू हो जाएगी। अडानी विल्मार यहाँ पर एक व्यू इस समय। आईटी स्टॉक्स पर कोई व्यू इस समय सुशील, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स पर? हम एक बार फिलहाल के लिए उनको अवॉइड करेंगे। देखिए, इन्फोसिस की चार्ट से मैं उदाहरण बनाता हूं। हमने लास्ट टाइम ये जो बात करी थी कि ये जो चैनल टूट गया तो एक शॉर्ट ट्रेड आया था, और यहाँ लास्ट अपनी जब बात हुई थी, सिग्नल आते हैं हम इसको काटेंगे और वापस ऊपर के स्तर तक इसको जहां जाता है जाने देंगे, दोबारा हम इसको शॉर्ट करने के लिए लिस्ट में रखेंगे। देखिए, मेरा काम मेरे निवेशकों के लिए हर वक्त हर स्टॉक पे पंडित बनना नहीं है। रिस्क को मिनिमाइज करते हुए जहां अच्छे अवसर मिलेंगे, तो लॉन्ग्स करने के स्टॉक्स की हम अलग लिस्ट मेंटेन करते हैं और शॉर्ट करने के स्टॉक्स की हम अलग लिस्ट मेंटेन करते हैं।
हमें कोई दुख नहीं होगा अगर इन्फोसिस के अंदर हम यहाँ से और 5% ऊपर की चाल को मिस कर जाए। हमें 20% की नीचे की चाल को पकड़ने के लिए अपने मस्तिष्क को यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रखना होगा कि इन्फोसिस, डीएलएफ, ये सारे स्टॉक्स हमने, जब मंदी आएगी तो मारुति, इनको हम बेच के कमाएंगे, और जब तेजी का बाजार चलेगा तो हमने जो स्टॉक्स डिस्कस किए उनमें कमाएंगे। अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग मौसम के लिए। अच्छा सुशील जी, पॉसिबली आपसे आखिरी प्रश्न है यहाँ पे। फार्मा में हमने आज से 2 महीने 3 महीने पहले बहुत अच्छा मूव देखा था, मार्च, अप्रैल, मई, जून। एक स्टॉक उस वक्त कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया था, वो था ग्रैन्युअल्स, जिसने लेट पार्टिसिपेट किया और पिछले 20 दिन में अच्छा पैसा बना के दिया। ग्रैन्युअल्स पे आपका कोई व्यू है इस वक्त? कोई बड़ा मूव इसमें आ चुका है, यहाँ से और संभावित है क्या? देखिए, ग्रैन्युअल्स पे हम तो इस स्तर से, जब ये लाल लाइन टूटी, बड़ी तेजी करके बैठे हुए हैं और हम हिलेंगे नहीं इसमें से। ये चलते जा रहा है, एक बार के लिए फिलहाल ओवरबॉट है, थोड़ा यहाँ टाइम पास कर सकता है। और ग्रैन्युअल्स को हम एक न्यू हाई की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, 450, 450 तक चलेगा। फिलहाल के लिए ओवरबॉट हो गया, थोड़ा टाइम पास यहाँ से करेगा। और ये निवेश का स्टॉक है, भले इसको एफ एंड ओ में डाल दिया, इस तरह की नॉइजी स्टॉक्स को एफ एंड ओ की ट्रेडिंग में संभालना इंट्राडे में बहुत मुश्किल होता है। तो डिलीवरी जितनी पोजीशन हमने रिकमेंड की हुई है और हम उसको बरकरार रखेंगे। एक बार ओवरबॉट है, यहाँ पे विश्राम लेगा स्टॉक और फिर वापस जब मोमेंटम ऊपर की तरफ फटना शुरू होगा 370 के ऊपर, तब हम और लेंगे। बेचने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। बेचने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अगले मंगलवार फिर आपसे बातचीत करेंगे। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मार्केट अब इस समय एट डेज हाई निफ्टी 19614 पर, और अगर कल आपने उस गैप डाउन को बाय किया या ड्यूरिंग सेकेंड हाफ अगर उस गैप डाउन को बाय किया या उस डिक्लाइन को बाय किया, तो इस समय मार्केट आपके लिए एक शानदार मोमेंटम है। और अब इवन बैंक निफ्टी भी चलने लगा है, और मिड कैप्स में आज स्ट्रेंथ है। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट वो जो 5:1 वाला एडवांस डिक्लाइन था, अब वो 6:1 हो गया है। तो मार्केट में एक अच्छी कवरिंग, और फिर से एक वापस एक आपके लिए एक संदेश है यहाँ पर कि अगर आप ग्लोबल वजहों से, जियो पॉलिटिक्स की वजह से खास तौर से अगर आप डिक्लाइन को बाय करें, तो नॉर्मली उस दिन नहीं तो अगले दिन मार्केट आपको जरूर रिवॉर्ड करके देता है।